हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन AIPMT 2003 का पेपर का वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैं इसका वीडियो बना चुका था, लेकिन साउंड रिकॉर्ड साथ में नहीं हुआ तो फिर हो गई दिक्कत। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको दोबारा से सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने को, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज दे रखी है और इसकी आयनिक रेडियस का ऑर्डर पूछ रहा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में रेडियस नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतनी कम होती जाएगी। तो यहाँ मैंने इनको सेट किया है। देखो, नेगेटिव चार्ज जिसका ज़्यादा था उसकी रेडियस ज़्यादा दिखाई है, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है रेडियस कम होती गई है। यही कंसेप्ट होता है। ये क्वेश्चन आजकल भी एग्जाम में आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा रेडियस उतनी ज़्यादा। आसान सा कंसेप्ट है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन से लेकर के एल्यूमिनियम तक जाओगे तो रेडियस क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा सच्चा प्रोटोनिक एसिड नहीं है। कौन सा प्रोटोनिक एसिड नहीं है। तो अपन ने बोरिक एसिड के बारे में बहुत बोल रखा है कि बोरिक एसिड खुद H+ नहीं देता है, वो वाटर से H+ दिलवाता है। कितने H+ दिलवाता है ये भी बताया था आपको कि वाटर से एक H+ दिलवाता है। तो बोरिक एसिड सच्चा प्रोटिक एसिड नहीं है। उसके अलावा अपन ने बोरिक एसिड के बारे में बात की थी कि ये वीक मोनोबेसिक एसिड है। वीक इसीलिए है क्योंकि खुद नहीं दे रहा है। मोनोबेसिक इसीलिए है क्योंकि एक ही H+ दिलवा पा रहा है। तो मोनोबेसिक हो गया, वीक मोनोबेसिक एसिड है, सच्चा प्रोटिक एसिड नहीं है। और बोरॉन फैमिली का है तो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। जो भी बोरॉन फैमिली में आते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ये भी आसान बात थी। उसके बाद में अपन ने ये भी सीखा था कि बोरिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। NCERT में उसका डायग्राम भी दे रखा है 11th वाली P ब्लॉक में, आप जा करके देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाता है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें अपने से पूछा है, प्लांक कांस्टेंट दे रखा अपने को और वेलोसिटी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, और पूछ क्या रहा आपसे, आपसे पूछ रहा है लैम्डा। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है V = F लैम्डा। रिलेशन होता है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और वेव मोशन में और केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं अपने यहाँ। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, V/F। बहुत आसान सी बात है, लैम्डा बराबर V/F। लेकिन आपको आंसर नैनोमीटर्स में लेके आना है। तो V कितना दिया आपको, 3 × 10⁸ अपॉन ये कितना है, 8 × 10⁻15। पहले इसको क्या कर लेते हैं, 10⁻15 को ऊपर ले जाते हैं तो 3/8 × 10⁻−7। अब नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ ऊपर 10⁻−9 होना चाहिए। तो 10⁻−2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर दें। क्योंकि आप समझ में आया, ताकि 10⁻−2 ऊपर हो जाए ना, -9 हो जाएगा। 7 और 2 9, ऊपर तो हो गया नैनोमीटर, नीचे क्या बच गया आपके पास में 3 अपॉन, ये तो नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। नैनोमीटर यहाँ लिख दिया, उसकी 10⁻−9 बना उसकी जगह। ये हो गया 8 × 10⁻−2। अब ये कितना हो जाएगा, 10⁻−2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 300। 300/8 तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 का भाग, पहले इसको कर दो 150/4 कर दो सीधा सीधा, फिर कर दो 75/2 कर दो सीधा सीधा। अब इसका आधा कर दो तो कितना आएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 75 का आधा, 3 दूनी 6, फिर 1 बचा, 8 दूनी 16, 38। अब इस ऐसा 38 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, 38 को अपन राउंड फिगर करके 40 कर सकते हैं। 40 कौन से ऑप्शन में, ये रहा 40। 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते थे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगले अपने को स्टेटमेंट दे रखे हैं और बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला बोल रहा है सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। अगर आप एलन का मॉड्यूल पढ़ते हो, आकाश का मॉड्यूल पढ़ते हो, तो एक टेबल दे रखी होती है सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस करने की। तो हमेशा आपको पता होता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो रीज़न क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है ना वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। और पाई बॉन्ड जब बनता है तो वो लेटरल ओवरलैपिंग से, ऐसी वाली ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये ओवरलैपिंग स्ट्रांग है, एक्सियल वाली एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, और ये बनता है लेटरल से। तो ये ऊपर वाली ओवरलैपिंग अच्छी है तो बॉन्ड बनेगा आपका स्ट्रांग, और बेचारे पाई बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होगा तो वो क्या होगा, वीक ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा आपके पास में सिग्मा बॉन्ड जो कि स्ट्रांग होगा, और लेटरल से बनेगा पाई बॉन्ड जो कि वीक होगा। पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है,
एनर्जी के बारे में बोल रहा है, तो एनर्जी तो अपने को याद नहीं होती भाई, बॉन्ड की सिग्मा की कितनी होती है, पाई की कितनी होती है, कोई याद नहीं रखता है जनरली, ठीक है। उसके बाद में अगला स्टेटमेंट क्या है, याद रखो तो रख लो, एग्जाम में आया हुआ है। सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। ये बात तो अपन बहुत जगह भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ते हैं कि सिग्मा बॉन्ड, इसमें देखो क्योंकि ये हेडेड ओवरलैपिंग हो रही है तो इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, लेकिन पाई में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी बात है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना वो आपका डायरेक्शनल बॉन्ड होता है और उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, ठीक है। बट पाई बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शनल नहीं होता है और उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। ये बात भी सही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकंड वाला ही इनकरेक्ट होगा। ये तो अपने को इसके ऊपर मजबूर रहना पड़ा, बट आपको एनर्जी याद होती तो आप डायरेक्ट बोल देते, ओके। उसके बाद में अगला आता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें बोलता है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के दो तरीके, या तो इनकी स्ट्रक्चर बना के निकालो, जो कि आपको बता रखा है स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, या फिर मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है वो बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि स्ट्रक्चर तो अपन आगे और बहुत बार देखेंगे, आज शॉर्ट ट्रिक ही बता देता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि पर एटम जिसके पास में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी। पर ऑक्सीजन का मतलब होता है जैसे कि आप SO3 की बात करो तो इसमें पर एटम ऑक्सीजन कितने 3 है, और SO4 की बात करो तो इसमें पर एटम ऑक्सीजन कितने हैं, एक सल्फर के पास 4 है। H2O4 बोल दिया तो इसमें पर एटम के पास में कितने होंगे, पर एटम के पास में इसमें होंगे 2, सल्फर के पास 4 ऑक्सीजन है तो एक सल्फर के पास में होंगे 2, तो पर एटम ऑक्सीजन काउंट करने। पर ऑक्सीजन एटम अगर ज़्यादा जिसके पास होंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, क्योंकि वैसे ही ऑक्सीडेशन का मतलब ही यही होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, यही बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन है। तो पर एटम जिसके पास में ज़्यादा ऑक्सीजन आकर के जुड़े हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी। अभी कभी कभी क्या होगा कि पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल आ जाएगी। मान लो मैंने बोला SO3 पर एटम ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, मैंने बोला H2O6 पर एटम कितना आएगा, 2 के पास 6 है तो एक के पास में 3 आएगा। ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में जिसके पास में टोटल ऑक्सीजन ज़्यादा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, ओके। अपन बात करते हैं यहाँ पे H2O4 पर एटम कितने हैं, पर एटम अपन ऑक्सीजन निकालते हैं, पर एटम ऑक्सीजन कितने हैं, इसमें कितने आएंगे, 2 सल्फर के पास 4 ऑक्सीजन है तो एक सल्फर के पास 2 ऑक्सीजन होंगे। SO3 की बात करें तो SO3 में पर एटम ऑक्सीजन कितने हैं 3 है। H2O6 की बात करें पर एटम के पास 2 ऑक्सीजन के पास 6 हैं तो एक के पास कितने होंगे 3। तो सीधी बात आ गई, इन दोनों में से ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज़्यादा होगी, H2O6 की। क्यों, जब पर एटम ऑक्सीजन सेम आ जाए तो अपन देखेंगे कि टोटल जिसके पास में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लगेगा, और इसमें तो ऑक्सीजन ही कम है ऊपर वाले में, तो यही ऑर्डर आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का या ऑक्सीडेशन नंबर का। बहुत आसान क्वेश्चन था, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने पास में एक रिएक्शन दे रखी है और इसमें डेल्टा H माइनस डेल्टा E क्या होगा। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E की बात करें तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा H बराबर डेल्टा E थर्मोडाइनमिक्स में प्लस डेल्टा NGRT। अब ये NGRT क्या होता है, RT तो ऑप्शन में भी है, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E पूछा है तो अब वो कितना हो जाएगा डेल्टा NGRT। डेल्टा NG क्या होता है, डेल्टा NG होता है आपका प्रोडक्ट के मोल, NG होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, और वो भी कौन से, गैस वाले लेने, जी लिखा मतलब गैस वाले लेने। इधर प्रोडक्ट के मोल कितने, प्रोडक्ट ये रहा प्रोडक्ट के मोल, ये नहीं लेना, ये गैस नहीं है, ये गैस तो यही है, तो कितना आएगा 3। और इधर गैस कितने हैं 5 और 1 6, कितने हैं 5 और 1, तो डेल्टा NG यहाँ पर कितना आ गया अपने पास में 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 यानी कि -3, तो यहाँ कितना आ जाएगा -3RT। गैसियस प्रोडक्ट के मोल माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल, वो होता है डेल्टा NG। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आपको समझना पड़ेगा आसानी से, एकदम माइंड को रिलैक्स करके बैठिए। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, बैलेंस रिएक्शन लिख दी मैंने हेबर प्रोसेस की, ओके। अब बोलता है 30 लीटर आपने शुरुआत में नाइट्रोजन लिया था, 30 लीटर ही हाइड्रोजन लिया था, तो आपके पास में प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा और लास्ट में आपके पास में क्या बचेगा, ऐसा पूछ रहा है आपने से। मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल भी आते हैं।
देखो इस रिएक्शन से साफ पता लग रहा है, अपन पहले भी बातें की हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग होता है। मतलब 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके 2 लीटर नाइट्रोजन बनाएगी। आप बोलोगे भैया लेफ्ट साइड तो 4 लीटर है टोटल, राइट साइड सिर्फ 2 लीटर कैसे बन रहा है? तो भैया ऐसा भी हो सकता है, ये गैस है, ठीक है, कि गैस जो होती है ना वो कंडेंस हो जाती है आपस में बहुत बार। तो एक बार पहले आपके पास में इधर 1 और 3 4 लीटर होगा और उधर 2 लीटर ही बन रहा हो। यहाँ ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मास कंजर्वेशन चलता है। मास कंजर्वेशन का कभी अनफॉलो नहीं होता, सिर्फ रेडियो एक्टिविटी में होता है। तो मास कंजर्वेशन लगेगा यहाँ पर, मतलब कि N2 प्लस H2 का जो भी मास होगा वो NH3 के मास में कन्वर्ट होना चाहिए। वॉल्यूम ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसीलिए अपन लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके 2NH3 बनाएगी। साफ पता लग रहा है कि अगर यहाँ पे 10 लीटर लिया तो यहाँ पे 30 लीटर हाइड्रोजन काम में आ जाएगी। इसका मतलब इसके 10 लीटर ले लो, इसके 30 लीटर ले लो, तो इसके कितने बन जाएंगे? 20 लीटर बन जाएंगे। अब आप बोलोगे भैया ये तो 30 लीटर दे रखा था, तो इसको एक्सेस में दे दिया था, तो 30 लीटर दिया था, उसमें से सिर्फ 10 लीटर काम आएगा, 20 लीटर काम नहीं आएगा। 20 लीटर ऐसे कैसे पड़ा रहेगा? समझ में आई बात? एक्स्ट्रा दे सकता है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को लेना उतना ही काम में है जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहता है, ठीक है। मतलब वो 30 लीटर यूज होगा तब ये 10 लीटर यूज होगा सिर्फ, और इसका 20 लीटर बनेगा। तो ये तो आंसर आ गया। बट उसमें एक लफड़ा और कर दिया। यहाँ तक तो ये अपनी बेसिक मैथ चली, उसके बाद अब वो अपने दिमाग, अरे यार ये क्या हो गया? चलिए, हाँ पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है इसमें। हाँ, उसके बाद में इसने एक दिमाग खोला है कि इसकी इल्ड है ना 50%, मतलब पूरा प्रोडक्ट अगर आप सही से रिएक्शन कराओगे ना तो आंसर जो करना है वो उसका 50% बना के देना है। तो इसका कितना होगा? 20 लीटर का 50%, बनना तो 20 लीटर चाहिए था, लेकिन मान लीजिए टेम्परेचर इतना है कि बाकी का 10% 50% उड़ जा रहा है, तो ये बनेगा 10 लीटर। तो 10 लीटर अमोनिया बनेगा। आंसर तो यहीं आ गया। H2 कितना बचेगा पीछे? H2 ने कितना काम आई, मतलब अब बचेगा तो क्या ही, बट काम कितनी आई? तो ये काम आई है आपकी 15 लीटर। 15 लीटर तो उड़ गई होगी ना, तभी तो इतना बना है। और ये कितना काम आया होगा? देखिए 10 का आधा 5 लीटर, ओके, और 20 लीटर साइड में ही पड़ा हुआ है जो रिएक्ट ही नहीं किया, तो ये कितना आ जाएगा? 25 लीटर। समझ में आई बात आपको? मोल कंसेप्ट लगाना था और फिर उसका 50% करना था। अच्छा क्वेश्चन था ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो अगला वाला है ना, इसका वैल्यू लोग रटते थे पहले। आपको पता है कोयले की जो खदानें होती हैं उसमें कोयला होता है, कोयला मतलब ग्रेफाइट। उसके ऊपर में अगर सालों साल टाइम लगे, मतलब एक टाइम लगता है, अपन जैसे मोटिवेशन बोलते हैं ना कि जो जितना घिसेगा उतना हीरा बनेगा, और एक होता है कि कोयले से हीरा बनना है, तो कोयला मतलब ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के ऊपर में एक फिक्स प्रेशर और फिक्स टेम्परेचर लगता है तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप सोचो कि हम तो कोयले से हीरे बना के अमीर हो जाते हैं, डॉक्टर बनने की कहाँ जरूरत है? लेकिन ऐसा आप ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा आपको? 9.92 इंटू 10⁸, और टेम्परेचर इतना, और वो भी एक फिक्स टाइम में। उसमें मतलब जो नेचुरल कंडीशन में बन पाता है, इसका एक फिक्स प्रोसेस होता है, वो अभी तक लोग जान नहीं पाए, इसीलिए लोग बना नहीं पा रहे, ठीक है। तो प्रेशर याद रखना हो तो रख सकते हो 10⁸, ठीक है। नहीं याद रखना हो तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर तो यही करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन है व्हेन एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है अपने से। क्या पूछ रहा है? एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है। एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं? अपने को दे क्या रखा है? कन्वर्जन का एंथैल्पी दे रखा है, एंथैल्पी दे रखा है और एंट्रोपी पूछ रहा है। तो क्या था फॉर्मूला अपने पास में? एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर। डेल्टा एस अपने को काउंट करना है। डेल्टा एस कितना दे दिया अपने को? 6 किलो जूल, 6 किलो जूल, ओके। और टेम्परेचर कितना दिया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में काम में लेते नहीं है, 273। आप मुझे बताओ
कि ऊपर कितना, इसको देखो, अब ऊपर कितना दिख रहा है आपको 600, नीचे कितना दिख रहा है 300। अरे भैया 300 नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 300, ढंग से देखो, ऑलमोस्ट 300 है। तो कितना आएगा 2, ऑलमोस्ट कितना आएगा 2, 2 नहीं आएगा तो 2.2 मान लो, 2.2 आ गया। फिर उसके बाद में एक जीरो और लगाना है, मतलब 10 से और मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 22। ऐसा ही सॉल्व होती है कैलकुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तो याद ही रखना होता है भाई। ये अगर क्यू दे रखा हो अपने को, एक होता है केसी और एक होता है क्यू। अगर क्यू दिया है और अपने को राइट साइड ले जाना है, राइट टू लेफ्ट ले जाना है, रिएक्शन को पीछे ले जाना है, तो क्यू को बड़ा होना पड़ेगा। क्यू को क्या होना पड़ेगा, बड़ा। ये याद रखने वाला है। और छोटा हो जाता तो क्या होता, ये राइट साइड चली जाती, और बराबर हो जाता तो क्यू और केसी, तो इक्विलिब्रियम हो जाता। तो अगर इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इसमें कैसे जाएगी रिएक्शन, इधर जाएगी, इसमें जाती है बैकवर्ड और इसमें जाती है फॉरवर्ड। ओके, और Q बराबर 0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। ओके, उसके बाद अगला है कि आप एक A से B प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो आपको पूछा फॉरवर्ड की एनर्जी तो दे दी आपको EA है, बैकवर्ड की एनर्जी कितनी होगी। तो मैं आपको ग्राफ बताऊं, 2 ग्राफ होते हैं, एक होता है एक्सो और एक होता है एंडो। अगर ग्राफ ऊपर ही एंड हो जाए, ऊपर ही एंड हो गया, ये नीचे नहीं आया वापस, तो होता है एंडोथर्मिक, ठीक है। और ग्राफ अगर एक्स एक्सिस पे आ जाए तो होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये ऊपर ही एंड हो गया तो एंडोथर्मिक, ऊपर ही एंड हो गया, ऊपर ही एंड हो जाए तो एंडोथर्मिक, और एक्स एक्सिस पे आ जाए तो एक्सोथर्मिक, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली, ये है EA फॉरवर्ड, क्या है EA फॉरवर्ड, और ये वाली जो रिएक्शन होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी, इसे बोलेंगे EA बैकवर्ड। इस ग्राफ में अगर आप देखो तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसकी EA फॉरवर्ड बड़ी होगी EA बैकवर्ड से। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये फॉरवर्ड है और ये इतनी सारी बैकवर्ड है, क्या है, बैकवर्ड है। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड छोटी होगी बैकवर्ड से। तो अगर जब तक आपको एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में ना बोले तो आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड वाली होती है ना, वो उससे छोटी भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है। तो आंसर क्या दोगे, कैन बी लेस देन और मोर देन EA, मतलब कि फॉरवर्ड से ज़्यादा भी हो सकती है और फॉरवर्ड से कम भी हो सकती है, जब तक कि वो फिक्स अपने को बोले नहीं कि रिएक्शन कैसी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने को गलत स्टेटमेंट पहचानना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, मैं आपको एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताता हूँ। HF, HCl P ब्लॉक का है, HBr और HI। डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है, हाइड्रोजन की साइज ये फिक्स हो गई आपकी सब में। अब मैं बनाता हूँ फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। डाउन तो जब ग्रुप जाता है तो हेलोजन की साइड बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो छोटे के साथ छोटा आसान अच्छे से रह लेता है, छोटे के साथ बड़ा अच्छे से नहीं रह पाता। ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है इनऑर्गेनिक का। तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो ये इजीली H+ दे देगा, या ऐसे बोलो इनकी बॉन्ड लेंथ की, मतलब बॉन्ड लेंथ से अगर बात करवाएं आपको तो इनकी जो बॉन्ड, इसको बॉन्ड लेंथ से अगर बात करें तो ये H, और यार एक तो इसका इरेजर काम करना बहुत बार बंद कर लेता है, ये H है और ये Cl है, ये इतनी सी बॉन्ड लेंथ है HF की, और ये इनकी हो गई इतनी बॉन्ड लेंथ, और इनकी बॉन्ड लेंथ हो गई इतनी सारी, इनकी बॉन्ड लेंथ हो गई इतनी सारी, ठीक है। अब देखो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा, सीधी सी बात है, नीचे वाला। आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज़ क्या होगी, डाउन द ग्रुप जा रहे हो साइज़ बढ़ेगी, तो बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा कि नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा। तो इसको तोड़ोगे तो
कौन आसानी से H+ दे देगा? आप बोलोगे भैया HI है ना, वो आसानी से H+ दे देगा। जो आसानी से H+ दे देता है वो अच्छा एसिड होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब भी यही होता है कि कौन H+ आसानी से दे सकता है। जो आसानी से H+ दे देगा वो अच्छा एसिड होगा। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज बढ़ रही है, बॉन्ड ब्रेक करना आसान हो रहा है, H+ आसानी से दे रहा है, जो आसानी से H+ दे देगा वो अच्छा एसिड होगा। ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। जबकि ये क्या बोल रहा है, HF स्ट्रॉन्गर है, ये तो गलत बात हो गई ना। ओके, यही आंसर है इसका। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है और यहाँ पे अपने को पूछ रहा है इस रिएक्शन का E0 पूछ रहा है, ठीक है, EMF पूछ रहा है। तो डेल्टा G बराबर -NFE, ये क्वेश्चन अभी 2019 में आया था। होता है डेल्टा G बराबर -NFE। अब यहाँ पे N निकालना पड़ेगा। N क्या होता है? N होता है पर मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है। तो यहाँ तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है। एल्यूमिनियम 0 से +3 में जा रहा है। कितने में जा रहा है? 0 से +3 में। तो चेंज कितने का आया? 3 - 0। कितने एटम चेंज हो रहे हैं? 4/3 हो रहे हैं। भैया इधर तो 2/3 दिए, 2 नहीं, एल्यूमिनियम 4 है, 4/3। कितने? 4/3। तो N की वैल्यू कितनी आ गई? पर एटम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आता है। N का वैल्यू आ गया 4। समझ में आ गई बात आपको? यहाँ N निकालने में ही दिक्कत होती है लोगों को, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो डेल्टा G आपको दे दिया है डायरेक्ट, कितना क्वेश्चन में दिया तो था, हाँ देखो माइनस को माइनस तो प्लस हो जाए। अरे यार इरेजर काम नहीं करता तो बहुत दिक्कत होती है, फिर ऊपर ऊपर जाना पड़ता बार बार। -827 और किलो लिखा है तो 1000 बराबर N की वैल्यू आ गई 4, F की वैल्यू तो फिक्स होती है 96500। याद हो तो अच्छी बात है, यहाँ तो क्वेश्चन में दे दी, लेकिन नहीं भी दे तो आपको याद रखनी पड़ेगी। 00 से 00 कट कर दीजिए तो कितना हुआ? 8270 अपॉन माइनस से माइनस कट गया, 4 × 965 हो गया। 4 × 965 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में पहले तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, काम हो जाएगा आसान। या दोनों को ऊपर नीचे वाले को 5 से काट दीजिए तो भी काम हो जाएगा आसान। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 965 को 4 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, कितना आएगा? 8270 अपॉन 3860। देखो अब मैं कैसे खेल खेलता हूँ, देखिए ये हैं ऊपर वाले 8000, कितने हैं? 8000। नीचे वाले हैं 4000, 8000/4000 2, आंसर आ गया 2। ऐसा तभी कर सकते हैं जब ऑप्शन बहुत दूर दूर हो। ओके, आसान थी बात, कर लिया अपन ने। हमेशा मत कर देना, गलत हो जाएगा नहीं तो। आपको समझ में आता है तो ही करना, वरना नहीं करना। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं अभी के टाइम पे, बहुत ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है A से B प्रोडक्ट बन रहा है। पहले A से क्या बन रहा है? B बन रहा है। तो आपको 0.8 मोल लिया आपने इसके और 0.6 मोल इसके बन जा रहे हैं, ठीक है। कितने घंटे में? 1 आवर में। तो आपको बताना है कि अगर आप A के 0.9 मोल लेते और B के 0.675 मोल बनते तो उसमें कितना टाइम लगता। समझ में आई बात आपको? तो इसके लिए आपको इसका क्या बोलते हैं वो लगाना पड़ेगा अच्छे से, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? इक्वेशन होती है, आपको पता है कि T बराबर 2.303 अपॉन K log ऑफ A अपॉन A - x। A कितना होता है इनिशियल में जो ये दिया होता है, इनिशियल में ये कितना दिया है? 0.8 अपॉन लास्ट में अब कितना बचा है? अरे भैया 0.6 बचा है। अरे यही तो गलती नहीं करनी थी, यही तो गलती वो करवा रहा था। ये तो B बना है, A कितना बचा है? A इनिशियल कितना था? 0.8। A फाइनली कितना बचा है? भाई 0.6 B में कन्वर्ट हो चुका है, तो 0.8 - 0.6 यानी कि 0.2 बचा है। ये गलती वो करवाना चाह रहा था। ऐसा ही क्वेश्चन 2016, 2017, 18 में आया है क्वेश्चन, ठीक है।
एक तो इक्वेशन ये बन गई, तो इसका टी अगर आप निकालोगे टी बराबर जाएगा 2.303 अपॉन के और लॉग ऑफ 0.8 से पॉइंट हट गया 8/2 यानी कि लॉग 4। कोई दिक्कत नहीं है। पहली तो इक्वेशन एक ये बन गई, इसकी इक्वेशन को अपन नंबर दे देते, नंबर नहीं हाईलाइट कर ली। चलो दूसरी इक्वेशन अपन बनाएंगे यहाँ पे। पहले इसको है ना आप, ये एक अलग चीज़ थी और ये अलग होगी अब, ठीक है। ये ए इनिशियल कितना है 0.9, ए फाइनल कितना है 0.9 में से इतना बी कन्वर्ट हो गया तो कितना बचा होगा, कितना बचा होगा आप बताइए। 0.9 माइनस 0.765, तो ये बचेगा आपके पास में, ऐसे लिख दो 0.9। इसको लिखने का क्या तरीका होगा, इसको लिखोगे आप 0.900, 3 नंबर में ये भी है तो 3 नंबर में वो भी होना चाहिए, माइनस 0.675। अब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.225। आसान है माइनस करना, तो इतना बचेगा। अब इसकी भी इक्वेशन बना दो, टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, पहले कितना था 0.9 अपॉन 0.9 को ऐसे 900 ही लिख दो क्योंकि अब आपके पास में 225 आएगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपके पास में। अब ये दो इक्वेशन बन गई आपके पास में, एक ये वाली और एक वो वाली। अगर आप इसको अब पॉइंट हटाओगे तो क्या हटेगा आपका, ये ऊपर वाला हो जाएगा 900 और नीचे वाला हो जाएगा आपका 225। कितना होगा 225, और इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4। कितना आएगा log 4। टी बराबर क्या आएगा 2.303 अपॉन के log ऑफ 4। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। इसमें टी की वैल्यू आपके पास में 1 घंटा थी, क्वेश्चन में दे रखा था। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो 1 अपॉन टी बराबर 2.303 अपॉन के, सब कुछ तो कट ही जाएगा यार। कटने के बाद क्या बनेगा, डिवाइड करके देखो आप, सब कुछ कट जाएगा। 2.303 अपॉन के से 2.303 अपॉन के कट जाएगा, log 4 से log 4 कट जाएगा, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो टी बराबर क्या आ जाएगा 1 हावर्स। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, समझ में आ गई बात आपको। कर लोगे इस क्वेश्चन को, 1 हॉर्स आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं, छोड़ने बिल्कुल नहीं है, आसान होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को, इसको साइड में, अगर ये छोटा हो जाए तो इसको साइड में कर लेता हूँ यार, पर ये होगा नहीं। ये भी साथ में चला जाएगा, नहीं 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 नहीं, रहने दो। ओके, समझ में आ गई बात आपको। ये बात थी, दो इक्वेशन बनाई और इन दोनों को डिवाइड करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ ऊपर वाली को, और इसको बोल देता हूँ 2। तो 1/2 करना आपको, 1/2 करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करवा दूँ आपको 75, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन यहीं पे करेंगे, इसीलिए अपन लोग कैलकुलेशन यहीं पे करेंगे, इसीलिए काम आएगी ये जगह। चलो देखो, आपके पास में यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका हो रहा है, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है ना, तो कोई भी तरह का हीट लॉस नहीं होता है। जितने आप कॉन्स्टिट्यूट काम में लेते हो ना, ये तो सॉल्वेंट हो गए, मतलब कि कंपोनेंट होंगे उसके, ठीक है। तो कंपोनेंट का जो हीट होगी वो सॉल्यूशन की हीट के बराबर होगी। कोई भी तरह का हीट लॉस नहीं होता है आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। आप सॉल्वेंट ले रहे हो, सॉल्यूट ले रहे हो, और उसके बाद में उन दोनों को सेपरेशन की एंथैल्पी इतनी होती है, तो आइडियल सॉल्यूशन जब भी बनता है तो वो तीनों के सम के बराबर होती हैं सॉल्यूशन की हीट, और वॉल्यूम भी उनके बराबर होता है। ये आइडियल सॉल्यूशन की पहचान होती है। तो आंसर फर्स्ट जाएगा इसमें। तो चलिए, अब अपने पास खूब सारी जगह पड़ी है, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो केएसपी के अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें केएसपी में पूछ रहा था कि उसमें सॉल्युबिलिटी दे देता, एस देता था और पूछता था केएसपी फाइंड करो। वो एक आसान सा क्वेश्चन होता था। यहाँ पर क्या बोला है, आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। देखो सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है दूसरे सॉल्वेंट के अंदर में। ये एक बहुत अलग क्वेश्चन हो जाता है, दूसरे सॉल्वेंट के अंदर में सॉल्युबिलिटी फाइंड करवा रहा आपने से। तो जब भी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर में सॉल्युबिलिटी फाइंड करवाए
तो एक तो आपको फॉर्मूले याद रखने में, तो पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर आपको पूछे ए बी में ए बी की सॉल्युबिलिटी, ए बी में ए बी की, तो क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। और ये एक बार में समझ में भी नहीं आता, 2-3 क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आता है। KSP/C ऐसा बोल दिया मैंने, तो अब आप बोलोगे नहीं अब तो भैया हम समझेंगे नहीं, अब तो हम अगले क्वेश्चन में ही समझेंगे। नहीं, समझना आपको अभी। अगला होगा AB2 में AB की, अगला होगा AB में AB2 की, ये अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आपके एलन के कम से कम 20 क्वेश्चन हो जाएंगे मॉड्यूल के। और नहीं करोगे तो फिर, याद नहीं करोगे तो फिर आपको डेरिवेशन याद बना करके देखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूले याद रख लो, अपने टेबल के सामने लिख दो बढ़िया। और हाँ, फॉर्मूले सही से याद रखना, अगर फॉर्मूले गड़बड़ कर दिए तो फिर आपका कोई भगवान भी भला नहीं कर सकता, ध्यान रखना। एकदम परफेक्ट, इस फॉर्मूले में आपको एकदम परफेक्ट होना है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए फॉर्मूले। अब इनको मैं समझा देता हूँ। ए बी में AB2 की, पहले वाले की हमेशा आपको देखे रखेगा KSP, क्या दे रखेगा इसकी, KSP, और इसकी दे रखेगा हमेशा आपको C, ठीक है। तो पहले आप पहचानोगे, जो भी C दिया होगा वो सेकंड वाला होगा, जो इसका भी KSP दिया होगा वो फर्स्ट वाला होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं अपन, बोलता है AB का AB मतलब होता है जैसे दोनों के मॉलिक्यूलरिटी सेम हो, NaCl और NaI, मतलब दोनों में दो मॉलिक्यूल है। अगला हो गया AB2 मतलब जैसे CaCl2 और NaCl हो गया, एक दो वाला, एक दो आयन रखता है, एक ही आयन रखता है, इस टाइप से। क्या ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा याद? इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, हमेशा अगला क्वेश्चन जब भी ऐसा आएगा, दिमाग का इतना हेलो फ्रेंड्स, अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। कि पहले उस वीडियो में दिक्कत आ गई थी कि वीडियो एकदम से बीच में पॉज हो गया था और सही से नहीं कर पाए अपन लोग। यहाँ जो क्वेश्चन किए थे उनके सॉल्यूशन भी डिलीट हो चुके हैं यार, क्या ही कर सकते हैं बताइए आप। तो आपने वैसे सॉल्यूशन का वीडियो वो बन चुका, वीडियो बन के सेव हो चुका है, बट क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अपने पास में आएगा कि एक दो सॉल्यूशन में KSP पूछेगा, तो ये टेबल आपके लिए एकदम वरदान साबित होगी। मैं इसी का स्क्रीनशॉट ले रहा था, उसी टाइम पावर ऑफ हो गया था आईपैड का और नहीं ले पाया था, अब ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट, क्योंकि आगे जब भी आएगा तो मैं यही वाला स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। तो जब भी एक के अंदर में दूसरे की KSP पूछता है तो अपने पास में ये फॉर्मूले होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको AgI का KSP दे रखा है, तो KSP किसका दे रखा है, AgI का, AgI मतलब AB, और इसका क्या दे रखा है, KSP। फिर क्या पूछ रहे हैं आप, है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड करो, किसमें, KI में, किसमें फाइंड करनी है, KI में फाइंड करनी है। KI का क्या दे रखा है आपको, C दे रखा है। KI को क्या लिखोगे, इसको भी AB लिखोगे, दो आयन है तो AB लिखोगे। अब AB इन AB कौन सा फॉर्मूला बनेगा, पहला फॉर्मूला बनेगा पहला फॉर्मूला S' बराबर KSP/C। ऐसे आपको फॉर्मूले पहचानने पड़ेंगे। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, एलन के मॉडल में आपको भर के क्वेश्चन मिलेंगे, इसके एग्जाम में भी आते रहते हैं, 2016 में भी आया था शायद तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ऐसे पहचानना पड़ेगा कि किसमें किसकी पूछ रहा है वो। गले को भी आज ही खराब होना था। तो KSP पूछ रहा है, S' बराबर KSP/C। KSP कितनी दी है, KSP आपको दे दिए 1 × 10⁻16, और C कितना दिया है, C दिया है 10⁻⁴। तो सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, 10⁻12। अगर ये फॉर्मूले आप रखते हो तो बहुत आसानी से आंसर आ जाते हैं, वरना क्या होता है आपको पूरा डेराइव्ड करना पड़ता है। और आप देखना उस एलन के मॉड्यूल में आपको एक पूरा पेज भर जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो KSP में तो बस आप आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको क्या ही पढ़ाऊँ, आयनिक इक्विलिब्रियम KSP आएगा। KSP में दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा ही रहा हूँ।
ठीक है, बाकी जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो होते जाएंगे आपके। आगे बढ़े, अब ये टेबल याद कर लेना प्लीज़ लिख करके। ये वाला क्वेश्चन तो अपन कर ही चुके थे। उसके बाद में ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्मेशन के लिए सही है। फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन की रिएक्शन उसको बोलते हैं जब वो उनके कंस्टिट्यूएंट से बना हो। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन का कंस्टिट्यूट किस फॉर्म में रहता है नेचर में, O2 में रहता है। कार्बन किस फॉर्म में रहता है, ग्रेफाइट में रहता है। ठीक है, ऐसा ही नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है, N2 के फॉर्म में रहता है। जो जिस फॉर्म में नेचर में रहता है ना, उनसे किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं अपन लोग फॉर्मेशन की एनर्जी। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन तो N2 के फॉर्म में रहता है। आप N2O3 बना रहे हो ना, तो N2O3 बनाओगे तो नाइट्रोजन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन O3 नहीं, O3 तो एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ O2 से अगर आप N2O3 बनाते तो वो होता हीट ऑफ फॉर्मेशन, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ अगर आपको C2H2L2 बनाना है तो यहाँ आपको कार्बन CH4 नहीं लेना है, CH4 एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचुरली उसको किसको माना गया है, कार्बन ग्रेफाइट को माना गया है। क्लोरीन तो चलता, क्लोरीन तो क्लोरीन है, बट यहाँ कार्बन ग्रेफाइट आना चाहिए था। जिनोन के फॉर्म में रहता है, फ्लोरीन के फॉर्म में रहता है। ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट से जो बनता है उसी को हीट ऑफ फॉर्मेशन मानते हैं, बाकी वालों को नहीं मानते। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वैसे अपन पहले कर चुके। आपको 3 तो देगा क्वेश्चन रिएक्शन और उनके के दे रखे होंगे, और एक देगा आंसर, इन तीनों को मिला करके। और आंसर वाले का के पूछेगा, उन तीनों केस के रिलेशन से इसको पूछेगा। समझ में आई बात आपको? ये क्वेश्चन 2017 में भी आया था ऐसा, और ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। तो आपको ये ऐसे पूछेगा, 3 दे देगा या 2 दे देगा और एक आंसर वाली दे देगा कि इनकी तीनों की बराबर की इक्वेशन ये बनती है और इसका के निकालो। तो आप क्या करोगे, इसमें देखोगे, इसमें NH3 किस साइड था, राइट साइड में था। इसमें कैसा है, लेफ्ट साइड में। उधर किधर था, राइट साइड में। इधर कितने कैसे हो गया, लेफ्ट साइड में। तो इसका जब आप के लिखने जाओगे तो जो राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गया है उसको उल्टा कर दिया है, तो इसको भी उल्टा कर दो, ऊपर से नीचे कर दो। समझ में आई बात आपको? क्वेश्चन में राइट साइड दिया था NH3, आंसर में लेफ्ट साइड दे दिया तो उसको उल्टा कर दो। ठीक है, इसमें NO2 है। NO2 अगर आप देखोगे तो इसमें राइट साइड है, इसमें भी राइट साइड है। सही बात है, इसमें भी राइट साइड है, इसमें भी राइट साइड है, तो जैसे है वैसे सीधा है, तो सीधा ही लिख दो K2। उसके बाद में आप चेक करोगे H2O को, H2O इधर तो राइट साइड में था, इसमें भी राइट साइड में है। सही बात है, तो सीधा का सीधा लिख दो K3। बट इधर एक H2O था, इधर 3 H2O हो गए, तो आप क्या करोगे, जितना गुना करे उसको उसके पावर में लिख दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा वो आंसर में कर रहा है वैसा वैसा आप उसके के में करते जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपको हीट कैपेसिटी दे दी है 75 जूल, और आपको ये भी दे दिया है 1 किलो जूल हीट सप्लाई दे दी है। हीट कितनी सप्लाई कर रहे हो, 1 किलो जूल कर रहे हो, और 100 ग्राम वाटर है, तो आपको टेम्परेचर बताना है कितना होगा वाटर का। ये फॉर्मूला होता है अपने पास में, सब कुछ दे रखा है। सी कितना दिया आपने को, सी दिया है 75, और क्यू कितना दिया है 1001 किलो जूल। एन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट कितना दिया है 100 ग्राम, मॉलिकुलर वेट कितना होगा वाटर का 18, कितना आ गया 100/18 इंटू टेम्परेचर फाइंड करना है। देखो 18 ऊपर चला जाएगा, 00 से 00 कट जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 180, तो 75 बराबर 180/T। टी चाहिए तो 180/75। देखो 75 का डबल होता है 150 होगा, तो 2 बार भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, लगा लो। अगला क्वेश्चन, अगर किसी रिएक्शन में रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट एक जैसा हो और दोनों इक्वल हो तो वो 0 ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ये तो रटने वाली बात है। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ जो भी होगा उस पर इसकी पावर 0 होती है, 0 होती है तो R बराबर K आ जाता है। ऐसा सिर्फ 0 ऑर्डर में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। उसके बाद वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हर कोई याद रखो, हर किसी को याद रखता है। log K वर्सेज 1/T में स्ट्रेट लाइन आता है, NCERT की लाइन है log K वर्सेज 1/T में, और ये 2015 में रिपीट भी हुआ है, और ये 2016 में रिपीट हुआ है,
ये 2019 में रिपीट हुआ है, ये 2017 में रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन तो सारे रिपीट ही हो रहे हैं ना। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ मतलब बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे हल्का सा डाटा चेंज कर दिया होगा। इसका अपने को आईपीसी नाम पूछा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट चेन तो भैया जो ये लंबी सी दिख रही है यही वाली होगी। हो गई लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से आपको ग्रुप फटाफट मिल जाए। 1 2 3 इधर से करेंगे 3 पे आ जाएगी। 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन होगी। ये क्या होगी? ऑक्टेन होगी। दूसरी बात है, एक तो इस पर ग्रुप क्या क्या लगे हैं, मिथाइल लगा है और एक लगा है इथाइल। इनके ग्रुप के नाम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो पहले किसको लिखोगे? मिथाइल को लिखोगे? नहीं, इथाइल को लिखोगे। ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो पहले लिखोगे आप फॉर इथाइल। क्या लिखोगे? फॉर इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। अगर आपने अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं किया तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, जो कि गलत है। आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, नंबरिंग करनी है, फिर नाम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है। भले नंबर मिथाइल को कम नंबर लिखा है, मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगली रिएक्शन देखो। अपने पास में जो ये प्रोडक्ट बना, ये रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे तो इसमें एसिमेट्रिक सेंटर है, मतलब कायरल सेंटर है। कायरल कार्बन है, ये वाला कार्बन कायरल है। चारों वैलेंसी इसकी अलग अलग है। कैसे? पीछे इस कार्बन के एक CH3 है, नीचे एक हाइड्रोजन है और ऊपर एक OH है और राइट साइड COOH है। इसने क्वेश्चन में बोल भी दिया है एसिमेट्रिक है, मतलब किरल कार्बन है। कायरल कार्बन होगा तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो 50% D एंड 50% L। इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सर। आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एनाइंशियोमर। एनाइंशियोमर का मतलब होता है मिरर इमेज एक दूसरे की, ठीक है। और मिरर की खासियत क्या होती है? आप ऐसे मिरर बनाओगे ना तो इधर जितनी डिस्टेंस पे, अगर मान लो आपने एक्स डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वापस वो एक्स डिस्टेंस पे ही दिखेगा। ये मिरर की खासियत होती है। आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ते भी हो। मान लो यहाँ पे ऐसे P बनाया है तो P इतना का इतना डिस्टेंस पे यहाँ बनेगा। ये दिक्कत है। मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में अगर मैं मिरर लगा रहा हूँ, ठीक है। अरे यार क्यों नहीं लग रहा मिरर? चलिए, ये मिरर लग गया, लग गया मिरर। तो OH की डिस्टेंस यहाँ से जितनी है ना, इतनी की इतनी डिस्टेंस पे OH वापस बनना चाहिए। बन रहा है, सही बात है। जितनी डिस्टेंस है ना उतनी की उतनी डिस्टेंस पे ये बनना चाहिए। बीचों बीच में आप मिरर लगा देना। CH3 की जितनी डिस्टेंस है ना उतनी की उतनी बननी चाहिए। बिल्कुल बन रहा है। ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज है। OH की डिस्टेंस देखो, जितनी इतनी है ना उतनी की उतनी इधर भी है। तो ये बिल्कुल मिरर इमेज है, एनाइंशियोमर है। इनमें अगर आप देखोगे, यहाँ मिरर लगाओ बीच में। इसको सेकंड को नहीं चेक कर रहा हूँ मैं, थर्ड को चेक करता हूँ। चलो, तो यहाँ H था, यहाँ H आना चाहिए था। H कितना दूर बन रहा है? यहाँ तो इतनी सी डिस्टेंस है और इधर H कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है? इतनी डिस्टेंस पे बन रहा है। तो ये मिरर इमेज नहीं हो सकते, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे इनके बीच में मिरर लगा के तो इधर OH इतनी सी डिस्टेंस पे बना है, इधर OH बना है इतनी डिस्टेंस पे। क्या ये मिरर इमेज है? नहीं है। मिरर इमेज में डिस्टेंस बराबर आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में। एसिड की रिएक्शन करवाई PCl5 के साथ में। NCERT का रिएक्शन है। PCl5 की रिएक्शन जब भी करवाते हो OH हटता है और उसकी जगह Cl लग जाता है। तो क्या बनेगा? CH3CO और यहाँ पहले OH था, OH हटा और यहाँ लग गया Cl। उसके बाद में अगली रिएक्शन देखोगे तो ये C6H6 यानी कि बेंजीन है। ये बेंजीन है और AlCl3 दिया है, मतलब ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है? कुछ नहीं होता है भैया, यहाँ से Cl हटाते हैं और जो भी दिया होता है उसको बेंजीन के ऊपर में चिपका देते हैं। तो COCS3 बन गया, B बन गया। उसके बाद में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन लोग किसके साथ में? C2H5 MgBr के साथ में। अब ऐसे क्वेश्चन 22-23 में बहुत आए थे, स्टेप वाइज स्टेप प्रोडक्ट बनाने वाले। इसमें आपको सारी रिएक्शन आपके माइंड में होनी चाहिए। तो इस पर बनाना आपको ये है। अब ये कैसे बनेगा? ये बनेगा आपका, इसके लिए आप क्या करोगे? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कैसे पता लगा? एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो आप क्या करोगे? इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक करो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब मैकेनिज्म क्या होती है?
नेगेटिव वाला डायरेक्ट कार्बन पे जा करके अटैच हो जाता है, होता है, ये कार्बन है और नेगेटिव वाला डायरेक्ट जा करके कार्बन पे अटैच हो जाता है, ये इसकी मैकेनिज्म है। पॉजिटिव वाला क्या करता है, पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन के साथ में जाके अटैक कर लेता है। बाद में क्या होता है, बाद में होता है इसका हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। ऐसा अपन ने NAR में पढ़ा भी था और यहाँ पे भी आपको समझा ही तो रहा हूँ मैं, शॉर्टकट में थोड़ी निपटा रहा हूँ, पूरा एकदम सही से एक्सप्लेन को भी कर रहा हूँ। CH3 बाद में इसका होता है हाइड्रोलाइसिस, H3O प्लस, तो क्या हो जाता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, बढ़े आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है KMnO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। आपको जब मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाई थी ZeO तब आपको बोला था जब भी KMnO4 K2Cr2O7 की बात करें तो इनकी रिएक्शन बिल्कुल ओजोनोलाइसिस की तरह होगी। ओजोनोलाइसिस क्या करता था, डबल बॉन्ड को कट करता था, एक ऑक्सीजन इधर दिया, एक ऑक्सीजन इधर दिया, इधर देगा तो क्या बनेगा, CH3CO और CH3 क्या बन गया, एसीटोन। इधर देगा तो क्या बनेगा, CH3CH2 डबल बॉन्ड O, कट करके दे देना है। तो बहुत आसान सी बात थी। और उसके बाद में ये बना है एल्डिहाइड, क्या बना है, एल्डिहाइड, और ऑक्सीडेटिव की तरह काम करता था, तो इसको बनाना पड़ेगा आपको एसिड, और इसका कीटोन का तो कीटोन ही रहेगा। ओजोनोलाइसिस याद करो आप, तो इसका प्रोडक्ट ओजोनोलाइसिस की तरह बनेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पता हो तो 2020 में आया था। क्वेश्चन बहुत भयंकर रिपीट हो रहे हैं यहाँ से, इसीलिए मैंने, लोग बोल रहे 2015 से क्वेश्चन शुरू करवा दो, कोई बोलता कहाँ से शुरू करवा दो, बट यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो अपने को तो करने तो पड़ेंगे, बिना किए तो चलेगा नहीं। चलिए पेन करते हैं चेंज, मैं यहाँ लिख देता हूँ ओजोनोलाइसिस, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्ट एज ओजोनोलाइसिस, ओके। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप आपको सर्च करने के लिए @NEET JEE 2023 लिखना है ना, इसको आप सर्च करना, टेलीग्राम पे ग्रुप मिल जाएगा आपको। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है 9680393090। इंस्टाग्राम अभी आपको यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी, ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें E1 और E2 अपने से पूछा, पहले ये रिएक्शन थी, इसका वैल्यू था E1, निकाल देते हैं E1 निकालने में अपने को कोई दिक्कत भी नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन, पेन चेंज कर लेते हैं, E1 निकालते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, क्या होती है, E0 माइनस 0.06 अपॉन n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, क्यों, जिंक 0 से जिंक +2 में जा रहा है, कॉपर 0 से कॉपर +2 में जा रहा है, n हो गया, लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। या ऐसी इक्वेशन दी हो तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब पढ़ाया था 1 शॉट में, तब बोला था जो पहले दिया है उसे पहले लिख दो 0.01, जो बाद में दिया है उसे बाद में लिख दो 1। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2, लॉग 10 की पावर -2 बन जाएगा। आपको पता है पावर आगे आ जाती है, हमेशा आती है या नहीं आती है, आएगी। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ जाएगा, E1 बराबर जाएगा E0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.06, ये आ गई आपकी E1 की वैल्यू आ गई। अब क्या बोलता है, इन दोनों की कंसंट्रेशन को अगर आपस में एक्सचेंज कर लो, एक्सचेंज करने का मतलब है यहाँ देखो यहाँ रख दो आप 1.0, यहाँ क्या रख दो, एक्सचेंज कर दो इन दोनों को आपस में 1.0, और यहाँ रख दो 0.01, बनाओ अब इक्वेशन। तो उस टाइम आता है E2, तो E2 कितना आएगा, E2 बराबर आएगा E0 सेम आएगा, क्यों, दोनों सेल सेम है तो E0 सेम आएगा, माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ, अब जो पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है 1, एक्सचेंज कर लिया, तो इस इक्वेशन में भी तो कर सकते हैं, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर, 0.01। अब ये कितना आ जाएगा, लॉग, अब ये आ जाएगा 10 की स्क्वायर, पहले 10 की पावर -2 था, अब 10 की पावर +2 आ जाएगा,
ऊपर वाली इक्वेशन E1 की वैल्यू और नीचे वाली E2 की वैल्यू से कंपेयर करो, बड़ा कौन है। आप देखोगे उसमें E0 की वैल्यू मान लीजिए आप 10 मान लेते हो, तो ये हो जाएगा 10.06 और ये हो जाएगा 10 माइनस 0.6, तो बड़ा कौन हुआ, E1 बड़ा हुआ E2 से। हुआ कि नहीं हुआ। ये क्वेश्चन अभी 2 बार एग्जाम में आ चुका है अभी पिछले 3 या 4 साल में। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। एड्जॉर्प्शन अपने हट चुके हैं अब सिलेबस से। ठीक है, देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ना, डी ब्लॉक वाले, वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और जब आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो बताएगी कि कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करते हैं, क्योंकि उनके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। 2015 में भी रिपीट हुआ था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बार में अपने को कुछ ऑक्साइड दिया है और बोल रहा है इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। लेफ्ट टू राइट जाओगे आप, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। वेनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, आयरन कहाँ मिलेंगे, वेनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम और आयरन। अब आपने देखो सबसे राइट साइड जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो सबसे जो लेफ्ट में होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो टाइटेनियम का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे कम बेसिक कौन सा, आयरन वाला। तो बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन किसकी होगी, टाइटेनियम की, फिर वेनेडियम की, फिर क्रोमियम की, फिर आयरन की। तो लेफ्ट टू राइट गए, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। आसान सा क्वेश्चन। ओके, उसके बाद में साइज का, रेडियस का, या रेडियस बोले या साइज बोले एक ही बात है। रेडियस का ऑर्डर पूछ रहा है भाई। रेडियस का ऑर्डर होता है, रेडियस आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होती है। बहुत इजी कंसेप्ट है। लेफ्ट टू राइट जाओगे आप तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अप टू डाउन जाओगे आप तो रेडियस इंक्रीज होगी। अब आपके पास में कौन कौन से एलिमेंट है, आपके पास में एक तो है वाई और उसके बाद में है लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड कहाँ पे आएंगे, लेंथेनॉइड आएंगे यहाँ पे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वाई, जो वाई है, वाई सबसे छोटा होगा, क्यों, वो सबसे ऊपर है, बाकी सबसे नीचे हैं। इसमें क्या क्या है, एक तो है एल ए, है एल ए, एक है एल यू, एल यू, ओके। उसके बाद में कौन है, एल ए, एल यू और है ई यू। इनमें अगर देखोगे तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगी, साइज कम होगी, तो एल यू छोटा होगा, सीधी सी बात है। क्या होगा, एल यू आपके पास में छोटा होगा। अभी सबसे पहले छोटा तो वाई को तो अपन सबसे छोटा बोल चुके ना, क्योंकि वो ऊपर है और ये तीनों एलिमेंट उसके नीचे हैं। तो ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। ठीक है, मतलब ऊपर डाउन द ग्रुप जाते तो साइज बढ़ती है, इसीलिए वाई छोटा है और एल ए बड़ा है। तो और इन तीनों में अगर आप कंपेयर करोगे एल ए, ई यू और एल यू में, तो एल यू छोटा होगा, फिर ई यू आएगा और ई यू के बाद में कौन आएगा, एल ए आएगा। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है, इसीलिए। तो आंसर आ जाएगा ये वाला। इनके लिए आपको एलिमेंट्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, और नाम मैंने डी एंड एफ ब्लॉक जब पढ़ाया था आपको तब आपको समझाया था। इसके नाम कैसे याद रखते हैं मैं आपको बता भी दूं। देखो, ला के पैर नदी में, पाँव समुद्र में, यूं गढ़ तब दिलभर हो, अरे तुम तो यूं भी लाजवाब हो। एक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लगाओ। समझ में नहीं आया, पीछे लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सोडियम नाइट्रोफोसाइड का आईयूपीसी नाम क्या होगा, आईयूपीसी नाम पूछा सोडियम नाइट्रोफोसाइड का। आप बोलोगे सोडियम नाइट्रोफोसाइड का फॉर्मूला हमें याद नहीं। पहले बता दूँ मैं आपको, सोडियम नाइट्रोफोसाइड का फॉर्मूला इतने साल अगर आपको याद नहीं था तो काम चलता था। अब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड हो गई है, वहाँ आपको सोडियम नाइट्रोफोसाइड का फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। तो सोडियम नाइट्रोफोसाइड का फॉर्मूला होता है ये, और ये पूरी एमबीबीएस में आपको काम आएगा। कहाँ काम आता है सोडियम नाइट्रोफोसाइड, सोडियम नाइट्रोफोसाइड के इंजेक्शन होते हैं जो इंट्रावीनसली देते हैं। और कहाँ काम आते हैं, 50 मिलीग्राम का, अगर किसी का बीपी ज़्यादा हाई हो जाए
तो उसको लो करने के लिए सोडियम नाइट्रोफोसाइड के इंजेक्शन देते हैं। आपको पता है बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो आपने उस चैप्टर में पढ़ा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और जो कैपिलरी है वो भी फट सकती है, ये सारी दिक्कतें आती है। तो उसके लिए अपन सोडियम नाइट्रोफोसाइड का इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं। इसका नाम होता है नाइप्रेस, ठीक है, नाइप्रेस नाम से आता है ये। और इसका फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, Na2FeCN5NO। इतना भी याद रख दोगे, इसमें CN 5 है, 5 साइनाइड है, 1 NO है, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो अब आप यहाँ देखोगे तो सोडियम पेंटासाइनो, 5 साइनाइड है, 1 नाइट्रो है, तो भी आपका काम चल जाएगा। बट याद रख लो, इसको काम आने वाला है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आ चुका है ये। ओके, अगला क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन अपने से बोल रहा है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आपको पता है, अगर आप कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट की अगर अपन बात करें तो कोबाल्ट में अपने को कोबाल्ट यहाँ पे +3 में मिलेगा। कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है D7S2। अगर आप इसका +3 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो हो जाएगा आपके पास में D6, होगा कि नहीं होगा D6। अब D6 को अगर आप वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में फिल करने जाओगे तो आपको पता है 3 ऑर्बिटल नीचे होते हैं, उन्हें बोलते हैं T2G, 2 ऑर्बिटल ऊपर होते हैं, उनको बोलते हो आप EG। अब आप इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करोगे तो क्या करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो ऊपर जाएगा। 5वां, 6ठा वापस नीचे आ जाएगा। तो फ्लोरीन क्या था, D6 था, और फ्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड था, इसीलिए ऐसा फुल हुआ। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, यहाँ पे 4 मिल गए। आसान क्वेश्चन। अगला, कौन सा GI शो नहीं करेगा, बहुत बार बता रखा आपको, MANB1 और MAN इस टाइप के कॉम्प्लेक्स GI शो नहीं करते हैं, बहुत बार बता रखा है। तो ये देखो MANB1 है कि नहीं है, तो ये GI शो नहीं करेगा। आगे बात समझ में, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, और उसके बाद बोलता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा नहीं है। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड 3 टाइप के थे, सिग्मा, पाई और एक था सिग्मा एंड पाई। जिसमें भी ईटा आ जाए वो होता था पाई वाला, जिसमें भी कार्बोनिल आ जाए वो होता था सिग्मा एंड पाई, और जो नॉर्मल से थे बेचारे वो थे सिग्मा बॉन्डेड। इसमें ईटा आ रहा है तो ये पाई बॉन्डेड है, इसमें ईटा आ रहा है ये पाई बॉन्डेड है, इसमें ईटा आ रहा है पाई बॉन्डेड है, इसमें ईटा वीटा कुछ भी नहीं आ रहा है, ना ईटा आ रहा है ना सिग्मा आ रहा है, तो ये कैसा हो गया, ओनली सिग्मा बॉन्डेड होगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बताओ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दिखाता है, ये रिएक्शन दिखाता है एल्केन। कौन दिखाता है, एल्केन दिखाता है। जब अपन ने GOC2 पढ़ा था तब अपन सीखे थे, पहले दिन यही काम की थी, कौन कौन सी रिएक्शन दिखाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है एल्केन। जहां पर भी एल्केन के ऊपर, इसमें देखो इसमें बेंजीन के ऊपर में अटैक हुआ, देखो किसके ऊपर अटैक हुआ है, बेंजीन के ऊपर अटैक हुआ है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये तो Cl हटा है और NO2 आया है, तो ये तो हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जब भी अटैक होता है तो। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्केन के ऊपर होती है, जहां हाइड्रोजन हटती है और कुछ लगता है, तो यही आंसर जाएगा आपका। ओके, और एल्डिहाइड कीटोन तो कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, NAR। और ऐसा क्वेश्चन 2016, 2019, 2020 कम से कम 4 बार रिपीट हो चुका है, यही सेम क्वेश्चन। रिएक्शन को देख करके उसका नाम बताना कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। ओके, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां पर भी एल्केन का हाइड्रोजन हट करके हेलोजन लगता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और NCERT 11th क्लास में खूब भर भर के दे रखे। ये देखिए, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन स्टेप वाइज देखिए। ACO2 अपन ने जब GOC पढ़ी थी NCERT से, तब मैंने बोला था एक ग्रुप प्रोटेक्शन होता है। क्यों, क्योंकि NS जो है ना बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो उसका ग्रुप प्रोटेक्शन करते हैं अपन लोग। NCERT ओपन कीजिए, आपको सामने दिख जाएगा। अगर आपको सिंपल एनिलीन का अगर आपको हेलोजिनेशन करवाना है, सिंपल एनिलीन का हेलोजिनेशन करवाना है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है NH2, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ भी ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ भी ब्रोमीन लग जाएगा। बट अपन ऐसा चाह नहीं रहे कि ऐसा बने अपने सामने।
अपन क्या चाह रहे हैं, सिर्फ एक ब्रोमीन लगे, एक ब्रोमीन लगे तो इस जो ग्रुप बहुत हाईली रिएक्टिव है इसकी रिएक्टिविटी को कम करेंगे, ये हाईली रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी कम करेंगे। इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए ग्रुप प्रोटेक्शन करते हैं। ग्रुप प्रोटेक्शन करेंगे तो ये ग्रुप है ना NH2, ये ग्रुप चेंज हो जाता है NHCOR में। CH3 ऐसे ही नीचे दे रखा, आपको कंफ्यूज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, दिया है तो देने दो। NCERT में ऐसा कैसा दिया है कि नहीं दिया है, हेलोजिनेशन में जाकर के देखो, पहले ग्रुप प्रोटेक्शन करता है ऐसे। उसके बाद में इसका अगर आप हेलोजिन, अब ये ना लीस्ट रिएक्टिव हो गया, ये हाई रिएक्टिव था, ये कैसा हो गया, लीस्ट रिएक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब हर जगह अटैक करेगा नहीं, तो क्या बनेगा, सिर्फ आपका यहाँ पे ऑर्थ और पैरा वाला ग्रुप बनेगा। पैरा पे पहले से ग्रुप लगा हुआ है, तो अब आप कहाँ लगाओगे, NHCOR, और पैरा पे तो लगा हुआ है पहले से CH3, तो कहाँ पे लगा दो, ब्रोमीन लगा दोगे आप ऑर्थो पे, लग गया ब्रोमीन ऑर्थो पे। उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस किस लास्ट में आप NCERT में देखोगे तो वो हाइड्रोलाइसिस करवाता है। हाइड्रोलाइसिस करवाने का मतलब होता है जो ग्रुप प्रोटेक्शन किया था ना उसको हटा करके वापस NH2 ग्रुप लेके आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसीलिए करते हैं उसकी रिएक्टिविटी को कम करके एक ही ब्रोमीन लगवाना हो अपने को, इसीलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, NCERT का ही था। इस बात को मैंने GOC2 में ESR में बहुत अच्छे से समझाया था आपको, ठीक है। उसके बाद में एक होता है एल्डोल कंडेंसेशन। जब भी आपको एल्डिहाइड कीटोन के साथ में KOH दे दे तो या तो होगा अल्डोल या होगा केनिजारो, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो होगा अल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो होगा केनिजारो। यहाँ आपको दिया है मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड दिया, बेंजल्डिहाइड मतलब CHO और बेंजीन, और मेटा पे लगाना आपको क्लोरीन। अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे होगा केनिजारो। कौन सी रिएक्शन होगी, केनिजारो। केनिजारो क्या करता था, एक को बनाएगा अल्कोहल और एक को बनाएगा एसिड, तो एक तो बना दो अल्कोहल। देखो क्लोरीन ऐसे कैसे रहेगा, क्लोरीन नहीं चेंज होगा क्योंकि क्लोरीन तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो एक तो बन जाएगा अल्कोहल, बन गया अल्कोहल, और एक का बन जाएगा एसिड। क्लोरीन तो ऐसे कैसे रहेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। ये बातें भी अपन जब पढ़े थे GOC, तब लास्ट के वीडियोस में अपन ने नेम रिएक्शन ही की थी, तब समझाई थी आपको। अगला क्वेश्चन है ESR की रिएक्टिविटी। भाई ESR की रिएक्टिविटी आपको पता है, ESR की रिएक्टिविटी कैसे शो करते हैं आप, सबसे पहले +M, फिर +I, फिर न्यूट्रल, फिर -I, फिर सबसे पीछे -M। अब आप देखो क्या क्या दे रखे अपने को, एनिलीन दे रखा है 1 नंबर पे, एनिलीन के ऊपर में है लॉन पेयर, लॉन पेयर वालों का लगता है +M, ओके। उसके बाद दूसरा क्या दिया है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप नहीं है तो ये हो गया न्यूट्रल। उसके बाद दिया नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन के अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड होंगे, और मल्टीपल बॉन्ड वालों का -M लगता है, ठीक है। अब इसकी आप ऑर्डर निकाल दो, 1 2 3 आ जाएगा, सीधा सिंपल सा, इसके अकॉर्डिंग ही तो निकालोगे ऑर्डर। चलिए उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ऑर्डर जब मैंने आपको GOC1 पढ़ाई थी तो फिक्स बताया था, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का एक फिक्स ऑर्डर होता है, वो याद रखो। सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, फिर एल्कीन, ओके। उसके बाद ये आ गया पॉलीमर, और ये क्वेश्चन है इसकी रिएक्शन करानी आपको, एल्डिहाइड और कीटोन दिया है तो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या करते हो, प्लस और माइनस में इसको तोड़ देते हो, H+ और CN- में क्या होगा, RCR'। अब क्या करोगे, नेगेटिव वाले पार्ट को डायरेक्ट कार्बन से अटैच कर देते हैं, CN कर दिया, ये बनेगा आपका, बनेगा कि नहीं बनेगा। और पॉजिटिव वाले पार्ट को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के पास भेज देते हैं, OH, तो A तो यही बन गया आपका क्या, CN और OH। उसके बाद में अगला वाला प्रोडक्ट क्या किया है, ये जो CN था ना, देखो इस CN को इसने रिड्यूस करके CH2NH2 बना दिया, रिडक्शन किया है। तो रिडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ क्या आना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, AlIALH4। रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो ये क्या होगा, ऊपर वाला किस में कन्वर्ट बन जाएगा, CH2NH2 में, जो कि आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। नीचे OH और राइट साइड में
आर डैश। बाकी क्वेश्चन ये जो हैं ये आप अपने सिलेबस में नहीं है तो इनको अपन करेंगे नहीं, ये क्वेश्चन था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए मुझे बहुत दिक्कत हुई, पहले एक बार वीडियो शूट किया तो वो वीडियो उसमें साउंड ही नहीं आ रहा था, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, पता नहीं इसमें साउंड आएगा कि नहीं।